अच्छा, अभी तक हम लोग लगभग पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन प्लांट जो था उसमें हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ है एक छोटा सा टॉपिक बचा है एम्फीबोलिक पैथवे, ठीक है। एम्फीबोलिक पैथवे और एम्फीबोलिक मैकेनिज्म क्या होता है। चलो, एम्फीबोलिक पाथवे। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है। एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखो दो पार्ट मिलेगा, एम्फी एंड बोलिक, राइट। एम्फी का मतलब होता है बोथ, बोलिक का मतलब होता है पैटर्न और डायरेक्शन। बोलिक का मतलब होता है पैटर्न और डायरेक्शन। कोई रिएक्शन, कोई भी मैकेनिज्म अगर किसी भी केमिकल बायोकेमिकल पैथवे के अंदर दोनों तरफ होता है, मतलब कैटाबोलिक तरफ और एनाबोलिक तरफ दोनों की तरफ होता है, तो उसको हम कहते हैं एम्फीबोलिक पैथवे। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ना, दो तरीका मैकेनिज्म होता है। अगर बायोकेमिकल मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें दो मैकेनिज्म होता है, कैटाबोलिक मैकेनिज्म और एनाबोलिक मैकेनिज्म। अगर मैं बात करूं एक कैटाबोलिक मैकेनिज्म की, कैटाबोलिक मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, उसका एग्जांपल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैटाबोलिक का मतलब होता है डिग्रेड होना, डिस्ट्रॉय होना, ब्रेक डाउन होना, राइट। अगर मैं बात करूं कैटाबोलिक मैकेनिज्म की, इसका एग्जांपल होगा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना। ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट में, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक कैटाबोलिक मैकेनिज्म है। अब मैं एग्जांपल देता हूं एनाबोलिक मैकेनिज्म का। एनाबोलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, जैसे कैटाबोलिक का मतलब होता है कि डिग्रेड होना, ठीक है। कैटाबोलिक के जैसे मतलब होता है डिग्रेड होना, ठीक है, रिड्यूस होना, लॉस होना। एनाबोलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना, सिंथेसिस होना। बेसिकली कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होते होते छोटा मॉलिक्यूल में, छोटा पार्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। एनाबोलिक में उल्टा होता है। एनाबोलिक में क्या होता है, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल वो मल्टीपल नंबर में जुड़ता है और जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, राइट। छोटा मॉलिक्यूल व स्मॉल साइज और स्मॉल कार्बन नंबर कंपाउंड एक साथ होके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड। किस टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड होता है, दैट मीन सेम कंपाउंड से बना हुआ होता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्लाइकोजन किससे बना हुआ होता है, ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, ठीक है। 100 से लेके 1000 नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होके ग्लाइकोजन एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एनाबोलिक मैकेनिज्म, राइट। एनाबोलिज्म और एनाबोलिक मैकेनिज्म, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना। तो कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म क्लियर, बेसिक कंसेप्ट। किसी भी रिएक्शन, कोई भी पैथवे जब एक साथ कैटाबोलिक प्रॉपर्टी और एनाबोलिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता है तो उसको हम कहते हैं एम्फीबोलिक पैथवे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके साथ टीसीए साइकिल होता है, ठीक है। कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर की बात करें तो उसमें हम ग्लूकोज को लेते हैं, तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर जो फैट होता है, फैट का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं लिपोलाइसिस, ठीक है। फिर प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमने पढ़ा था ना डाइजेशन में, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। तो किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में इंस्टेंट ब्रेकडाउन होता है डेफिनेटली ग्लूकोज, राइट। बट उसके साथ और भी अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, फॉर एग्जांपल फैट, लिपिड, फैट और लिपिड, राइट, और प्रोटीन भी होता है। तो जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है, तब कॉमन प्रिकर्सर फॉर्म होता है। वो कॉमन प्रिकर्सर कौन होता है, एसिटाइल कोएल। याद है इसका क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम लोगों को कराया है। कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होता है उसका एक कॉमन प्रिकर्सर फॉर्म होता है। वो कॉमन प्रिकर्सर कौन होता है, एसिटाइल को ए और एसिटाइल को एंजाइम ए।
एक बार देख ले तो ओवरव्यू में कैसा होता है, ठीक है। चलो मान लो मैं यहां पर लिखता हूं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये वेग सेंस में है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर बहुत सारे सबस्ट्रेट्स आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसमें ग्लूकोज आ सकता है, राइट, इसमें फैट आ सकता है, प्रोटीन भी आ सकता है, राइट। बेसिकली ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन, ये तीन मेजर होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर फॉर्म करता है पायरूवेट, राइट। फैट ब्रेक डाउन होता है, फैट ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहाँ पढ़े थे तुम लोग, याद है? जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़े थे लाइफ प्रोसेस के अंदर, उसमें पढ़े थे ना कि फैटी एसिड फैट जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, एमल्सिफिकेशन होता है, फैट का ब्रेक डाउन होता है, और फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें कन्वर्ट होता है। प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है स्मॉल चेन एमिनो एसिड में, स्मॉल चेन एमिनो एसिड, एंड वहां से डायरेक्टली अमाइनो एसिड। अब ये तीनों जगह पर कॉमन क्या होता है, तीनों जगह पर कॉमन होता है, हर एक चीज आके एसिटाइल कोए फॉर्म करता है। कैसे? फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जब फैटी एसिड का एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, उसमें फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। लार्ज कार्बन चेन का जो फैटी एसिड होता है वो डिग्रेड होता है, वो तो टूट जाता है, ठीक है, और ड्यूरिंग दैट टाइम एसिटाइल कोए नाम का एक मॉलिक्यूल वो भी रिलीज करता है। तो यहाँ पर जब फैट का ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन फैट, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन मतलब बेसिकली उसका तोड़ना और उसका डिग्रेड होने को हम कहते हैं, ठीक है। तो फैट अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, एसिटाइल कोए फॉर्म करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। बेसिकली एमिनो एसिड ब्रेक डाउन होने का एक प्रोसेस है। एमिनो एसिड जो होता है, अगर मैं बात करूं एमिनो एसिड की, इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ अलग से। बेसिकली एक कॉमन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है एलानिन। जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था उसमें एलानिन का बात मैंने किया था। एलानिन जो है, एलानिन एक कायरल कंपाउंड होता है, ठीक है। और एलानिन में कितना कार्बन होता है, एलानिन इज 3 कार्बन अमाइनो एसिड, राइट। तो एलानिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरूवेट में। पायरूवेट भी 3 कार्बन प्रोडक्ट होता है, राइट। एलानिन किसमें कन्वर्ट होता है, पायरूवेट में। पायरूवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो वो पायरूवेट आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोए में। पायरूवेट से एक CO2 बाहर जाता है तो एसिटाइल कोए बनता है, याद है? जब TCA साइकिल स्टार्ट हो रहा था उससे पहले पायरूवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ भी सेम मैकेनिज्म होगा, जो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरूवेट बना वो भी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसको भी TCA साइकिल में जाना है, इसमें भी एक CO2 बाहर जाएगा। तो अल्टीमेट गोल क्या होता है, किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब ब्रेकडाउन होता है उसका अल्टीमेट गोल होता है कि एसिटाइल कोए का जो सप्लाई है उसको बरकरार रखे, उसको मेंटेन रखे। एसिटाइल कोए जैसे कोई भी बायोकेमिकल प्रोडक्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब उसका ब्रेकडाउन भी होता है तब भी एसिटाइल कोए चाहिए होता है, जब उसका फॉर्मेशन होता है तब भी एसिटाइल कोए चाहिए होता है। अब ये एसिटाइल कोए जो होता है वो मेजर पॉइंट होता है जहां पर ये पैथवे स्टार्ट होता है। एसिटाइल कोए इज द मेजर पॉइंट जहां पर ये एम्फीबोलिक और एम्फीबोलिसिटी और जो नेचर है, प्रॉपर्टी है, वो स्टार्ट होता है। कैसे? यहां तक समझ में आया? इसको मैं मिटाता हूं, आगे एसिटाइल कोए से मैं कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एसिटाइल कोए फॉर्मेशन हुआ तीनों कॉमन पैथवे से, ठीक है। अभी तक एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एसिटाइल कोए अभी तक बस फॉर्म हुआ था, ठीक है, बना था एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए का यूटिलाइजेशन होगा किसमें, एसिटाइल कोए का यूटिलाइजेशन का एक बेसिक पैथवे है जो होता है TCA साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल।
ठीक है। एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल में जब यूटिलाइज होता है तो एसिटाइल कोए को फर्स्ट कौन एक्सेप्ट करता है? एसिटाइल को एक्सेप्ट करता है यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट करके फर्स्ट 6 कार्बन प्रोडक्ट जो होता है सिट्रिक एसिड उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली एसिटाइल कोए यूटिलाइज हो गया किसमें? टीसीए साइकिल में, और टीसीए साइकिल आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है? टीसीए साइकिल आगे चल के एटीपी का फॉर्मेशन करता है। याद है, टीसीए साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है NADH एंड FADH2 वो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है। वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन आगे चल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, दैट मीन ऑक्सीजन को पानी में कन्वर्ट करता है और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है उसको उसकी मदद से वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसका अल्टीमेट गोल होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना। किसके अंदर? एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स के अंदर, राइट। ये होता है अल्टीमेट गोल। तो एसिटाइल कोए यहाँ पर क्यों एम्फीबॉलिक है? एक तो एसिटाइल कोए फॉर्मेशन हुआ कहाँ से? ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ तो एसिटाइल कोए बना, फैट ब्रेकडाउन हुआ तो भी एसिटाइल कोए बना, प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ तो भी क्या बना? एसिटाइल कोए बना। अभी तक एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और ब्रेकडाउन किसका हुआ? ब्रेकडाउन हुआ रेस्पिरेटेड सबस्ट्रेट का, और फॉर्मेशन किसका हुआ? एसिटाइल कोए का। तो यहाँ पर एक चीज का फॉर्मेशन हुआ और एक चीज का डिग्रेडेशन हुआ, राइट। यहाँ पर भी एम्फीबॉलिक नेचर बन रहा है। दूसरा कहाँ पर? ये जो एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन दैट मीन सिंथेसिस हुआ, ये एसिटाइल कोए आगे चल के टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल के अंदर उसका यूटिलाइजेशन हो गया, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, उसको यूज कर लिया गया, ठीक है, और उसको यूज करके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसमें प्रोसेस किया गया उसको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अल्टीमेट मोटो क्या होता है? एटीपी को प्रोड्यूस करना। तुम बोलोगे सर अगर यहाँ पर एसिटाइल कोए हमेशा यूटिलाइज होता है, ठीक है, एसिटाइल कोए हमेशा यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होने के बाद, तो एसिटाइल कोए को जब किसी भी चीज का, जब ये ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, फैट का सिंथेसिस होता है या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो एसिटाइल कोए को भी चाहिए भी होता है ना, बिल्कुल। अगर मान लो एसिटाइल कोए यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, जब एसिटाइल कोए ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एसिटाइल कोए बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब मान लो फैट का सिंथेसिस करना होगा, जब फैट का सिंथेसिस, जब हायर में तुम लोग पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म में, उसमें फैट का सिंथेसिस भी पढ़ाया जाता है। तो फैट का सिंथेसिस स्टार्टिंग होता है एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से, वो एसिटाइल कोए है। तो एसिटाइल कोए का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बेसिक फंक्शन क्या है? टू एसिटाइल कोए पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। सिंथेसिस का मतलब एनाबॉलिक मैकेनिज्म, ब्रेकडाउन का मतलब कैटाबॉलिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एसिटाइल कोए बोथ फॉर्मेटिव एंड डिग्रेडेटिव मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए एसिटाइल कोए जो है वो एम्फीबॉलिक नेचर शो करता है। और ड्यू टू दिस जो पूरा साइकिल उसका बनता है, ठीक है, एनसीईआरटी में देखोगे एक पेज में उसका साइकिल बना हुआ है, बहुत सिंपल सा है। हर कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हर एक सबस्ट्रेट जाके अल्टीमेटली एसिटाइल कोए को फॉर्म करता है, तो वही एसिटाइल को आगे चल के उसका टीसीए साइकिल के थ्रू यूटिलाइज होता है, वो यूटिलाइज होके एटीपी को फॉर्म करता है, वही एटीपी आगे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस देता है और एनर्जी सप्लाई करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ एम्फीबॉलिक पैथवे, ठीक है। एम्फीबॉलिक पैथवे से देखोगे डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका एक कॉमन प्रिकर्सर और कॉमन एम्फीबॉलिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है? वो होता है एसिटाइल कोए। हर जगह पर वही यूटिलाइज होता है। ये फॉर्मेशन भी इसका ही होता है, जब एटीपी प्रोडक्शन करना होता है तब भी एसिटाइल कोए चाहिए आगे टीसीए साइकिल में। जब किसी का फॉर्मेशन करना होता है, जैसे मान लो फैट का सिंथेसिस करना होता है, तब भी एसिटाइल कोए ही चाहिए। सिंथेसिस के लिए भी चाहिए, फैट का ब्रेकडाउन होने के बाद भी एसिटाइल कोए बनता है, और एसिटाइल कोए जुड़ने से फैट भी बनता है। मतलब फैट को तोड़ोगे तो भी एसिटाइल कोए मिलेगा, फैट को जोड़ने के लिए भी तुमको एसिटाइल कोई लगाना पड़ेगा। एसिटाइल कोई ईंट जैसा है, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पर एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ, बॉलिक का मतलब होता है एक पैटर्न और डायरेक्शन। जो बोथ पैटर्न और डायरेक्शन में यूटिलाइज होता है, रेगुलेट होता है, उसको हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पैथवे।
एम्फीबोलिक किस नेचर में हम बोलते हैं उसको, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक कोई भी रिएक्शन में अगर कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म बोथ नेचर शो होता है तो उसको हम कहते हैं एम्फीबोलिक रिएक्शन और एम्फीबोलिक पाथवे। क्लियर? चलो, किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो। बेसिकली ये चैप्टर खत्म है, थोड़ा सा मैं एग्जाम पर्पस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि एग्जाम का लेवल आज बढ़ चुका है, मतलब आज के दिन में बहुत बढ़ चुका है एग्जाम का लेवल, कुछ एक्स्ट्रा जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी तक तुम लोगों ने पढ़ लिया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ इनहिबिटर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक करता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स जो भी 4-5 कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, उसके लिए इनहिबिटर्स होता है। उस इनहिबिटर्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है? कुछ नाम, बेसिक नाम होता है, वही घुमा फिरा के पूछा जाता है, बट वो जानना जरूरी है, ठीक है? इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है? देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली बहुत सारे कॉमन इनहिबिटर्स होता है। अगर मैं बात करूं, बस कुछ इनहिबिटर्स पूछा जाता है एग्जाम में, और वो किस प्रोसेस को ब्लॉक करता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? बहुत 3 नेम कॉमन होता है। फर्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है? इन तीनों की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 में बेसिकली जो NADH होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? वो प्रोटॉन, अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन किसको देता है? फाइनली कोएंजाइम Q को देता है। तो एक ऐसा इनहिबिटर होता है जो इस प्रोसेस को ब्लॉक करता है, ठीक है? कोई इनहिबिटर प्रेजेंट होता है जो इस प्रोसेस को ब्लॉक करता है। इस साइन का मतलब नेगेटिव साइन है, सर्कल के अंदर नेगेटिव साइन का मतलब इनहिबिशन को डिनोट करता है, ठीक है? सर्कल के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है इनहिबिशन को डिनोट करना। तो इसमें एक इनहिबिटर आता है, उसका नाम तुम लोगों को याद रखना है, वो होता है रोटेनॉन, ठीक है? रोटेनॉन नाम का एक इनहिबिटर आता है जो NADH से कोएंजाइम Q के पास जो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट करता है, ठीक है? अगर मैं कॉम्प्लेक्स 3 का बात करूं, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता था? याद है? Q साइकिल होता है कॉम्प्लेक्स 3 में। और कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है? जो Q साइकिल होता है उसमें साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 तक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता था। साइटोक्रोम B से लेके साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता था, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। उस प्रोसेस को ब्लॉक करता है एक और इनहिबिटर। जो इनहिबिटर इस प्रोसेस को ब्लॉक करता है उसका नाम तुम लोग को याद रखना होगा, इसका नाम है एंटीमाइसिन A, ठीक है? बेसिकली ये जो इनहिबिटर्स होता है ये ड्रग होता है, ठीक है? बेसिकली ये जो इनहिबिटर्स होता है एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ड्रग यूज किया जाता है जब भी कोई डिजीज होता है जिसमें बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और मान लो TCA साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसी भी एक कॉम्प्लेक्स, किसी भी एक कोई भी एक प्रोसेस बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है? किसी भी कंडीशन में उसको ब्लॉक करने के लिए हम ये ड्रग यूज करते हैं, जो ड्रग स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स 1 को या 3 को या कॉम्प्लेक्स 4 में से किसी को भी जाके ब्लॉक करता है। स्पेसिफिक ड्रग होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी ड्रग किसी को भी जाके ब्लॉक कर देगा। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता था? कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम जो C था वो इलेक्ट्रॉन देता था किसको? फाइनली ऑक्सीजन को देता था। साइटो कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होता था ना। कॉम्प्लेक्स 4 का रिएक्शन साइटोक्रोम C से लेके इलेक्ट्रॉन A3 के थ्रू फाइनली ऑक्सीजन के पास जाता था, ठीक है?
तो इस प्रोसेस को ब्लॉक करता है जो वो बेसिकली होता है, एक होता है साइनाइड, जो साइनाइड पॉइजनिंग जिसको हम CN भी कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और एक और होता है जो इसको ब्लॉक करता है, वो होता है, एक तो होता है साइनाइड, ठीक है, और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस प्रोसेस को ब्लॉक करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तुम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, ज्यादा देर तक अगर अंदर जाता है तो वो ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन की जगह CO का मात्रा इंक्रीज कर देता है, जिसके चलते इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसके लिए रोटेनॉन, कॉम्प्लेक्स 3 के लिए एंटीमाइसिन A, कॉम्प्लेक्स 4 के लिए साइनाइड जो होता है वो बेसिकली हाईली टॉक्सिक और पॉइजनस होता है, और ये पूरा प्रोसेस को ब्लॉक करता है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 को कौन ब्लॉक करता है, रोटेनॉन। कॉम्प्लेक्स 3 को कौन सा ड्रग इनहिबिट करता है, एंटीमाइसिन। कॉम्प्लेक्स 4 को कौन सा ड्रग इनहिबिट करता है, साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन था जो इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में स्पेसिफिकली जब उसको यूटिलाइज करना होता है, जब यूज करना होता है, तब उसका एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। इसका नाम बस याद रखना है, और किस कॉम्प्लेक्स के लिए किसको यूज किया जाता है तुम लोगों को इतना याद रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, जिसका आंसर तुम लोगों को बताना होगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, दो अलग पैथवे के नाम बताओ एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस जो पाइरुवेट को प्रोड्यूस करता है। एक तो पैथवे तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट होता है पाइरुवेट। तो पाइरुवेट को छोड़ के, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ के, दो अलग और कौन सा पैथवे हो सकता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसमें पाइरुवेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वो दो पैथवे होता है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के अलावा भी पाइरुवेट प्रोड्यूस करता है, वो पैथवे वो होता है एक HMP पैथवे, HMP शंट हम इसको कहते हैं, HMP शंट, और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। और एक मैकेनिज्म होता है इंटरनल डोड्रॉफ पाथवे, इसको हम ED पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल डोड्रॉफ पाथवे, और इसको हम PPP पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, PPP के नाम से जाना जाता है, और HMP शंट भी कहते हैं। इन दोनों का नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस छोड़ के भी ऐसा कोई भी प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है सिमिलर टू ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज से ही स्टार्ट होता है, ग्लूकोज से ही स्टार्ट होता है, बट उसका एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट भी होता है, बट वो ग्लाइकोलाइसिस के जैसा सिमिलर मैकेनिज्म भले ही फॉलो ना करे, बट प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो ग्लूकोज से होता है, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पाइरुवेट में जाके खत्म होता है। तो वो ये दोनों पैथवे होता है, ठीक है, इसका नाम तुम लोगों को याद रखना होगा। जब मैं फर्मेंटेशन पढ़ाया था, याद है, मैंने बोला था एक साइकिल होता है, कोरी साइकिल, जो लैक्टेट को रीयूटिलाइज करता है, लैक्टेज को फिर से कन्वर्ट करता है एक्चुअली पाइरुवेट में, और पाइरुवेट के थ्रू उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
तो कोरी साइकिल के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। कोरी साइकिल जो होता है बेसिकली लीवर में ऑपरेट होता है। जो लीवर होता है, ह्यूमन लीवर होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है। कोरी साइकिल का बेसिक मैकेनिज्म और बेसिक फंक्शन क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना कि स्केलेटल मसल जो होता है उसमें अगर फैटिग आता है तो क्या फॉर्मेशन होता है। स्केलेटल मसल के अंदर अगर फैटिग आता है तो इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, फर्स्ट पायरुवेट में नेचुरली ब्रेक डाउन होगा और वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। जब में लैक्टिक एसिड, पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब ये लैक्टेट जो होता है, लैक्टेट आके डायरेक्टली एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, लैक्टेट आके एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो ये लैक्टेट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फॉलो अप होके आगे कहाँ जाता है, जाता है लीवर के पास, यहाँ पर लीवर के पास जाता है, ठीक है। लीवर के पास जैसे ही जाता है ये लैक्टेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अगेन पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का एक, बोल सकते हो कि ग्लूकोज का एक सटल और रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है कोरी साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस था इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो प्रोसेस था ग्लूकोज से पायरुवेट का ब्रेकडाउन होना, इसको तो तुम जानते हो, हम लोग जानते हैं कि इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पर ये जो प्रोसेस है पायरुवेट से लेके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस नाम का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। बहुत सिंपल सा नाम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब होता है किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से, पायरुवेट जो होता है बेसिकली नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने का जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। पायरुवेट भी हो सकता है, वो कोई 3 कार्बन 4 कार्बन कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट ना हो, कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक फॉर्मूला क्राइटेरिया होता है वो फॉलो नहीं करता है, बट उस कोई ना कोई मैकेनिज्म के चलते, कोई एंजाइमेटिक एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के चलते वो अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है और कोई ग्लूकोज लाइक कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ग्लूकोज ही होता है क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे बॉडी में अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ग्लूकोज फॉर्मेशन होने का जो मैकेनिज्म है फ्रॉम नॉन ग्लूकोज और नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर, चलो। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल में कौन इन्वॉल्व होता है, स्केलेटल मसल, बेसिकली जहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो वो लैक्टिक एसिड आगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर में कन्वर्ट होता है। पहले लैक्टिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। धीरे धीरे जब मेल्ट होता है तब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और एंटर करने के बाद वो लीवर तक फ्लो होता है। लीवर में जाके अगेन एंजाइम के थ्रू वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। वो पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो ग्लूकोज को रिसाइकिल कराते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो जब बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा कम हो जाता है, मान लो बॉडी में काफी देर तक ग्लूकोज नहीं मिला, काफी देर तक बॉडी में खाना नहीं खाया किसी ने, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, तो कोरी साइकिल के थ्रू मान लो हाइपॉक्सिक कंडीशन क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने ज्यादा मेहनत की, तुम्हारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, मसल में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद तुमने काफी देर तक खाना नहीं खाया, 4 5 6 7 घंटे तक तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो वो लैक्टेट धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर में आके फिर से रिसाइकिल हो जाता है ग्लूकोज में, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल होता है वो ड्रॉप डाउन ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए कोरी साइकिल ऑपरेट होता है। क्लियर।